गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत वस्त्र। कल हमने किया था ढाका का मलमल, बालूचर की साड़ियाँ, बांधनी और एक और क्या किया था हमने कल की क्लास में, ढाका की मलमल, बालूचर की साड़ियाँ और ढाका की साड़ियाँ, ढाका की मलमल, ढाका की साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ, बालूचर साड़ियाँ और बांधनी साड़ियों, बांधनी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे पटोला। पटोला ये क्या है? काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियां। काठियावाड़ और गुजरात में निर्मित साड़ियां। निर्मित साड़ियां क्या कहलाती हैं? पटोला कहलाती हैं। काठियावाड़ और गुजरात में जो साड़ियां बनती हैं, यानी पटोला है वो कहाँ पर बनता है? काठियावाड़ और गुजरात में ये साड़ियां, पटोला वहां पर बनता है। काठियावाड़ के निकट एक पट्टन नामक स्थान है। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान है। यहाँ पर पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान कहा जाता है। पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान कहा जाता है। पटोला का जन्म स्थान, यानी आपसे पूछे कि पटोला का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो पट्टन नामक स्थान है जो कहाँ पर है? काठियावाड़ में पड़ता है। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती थी। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और आज भी गुजरात में पटोला साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। आज भी पटोला की जो साड़ियाँ हैं वो गुजरात में बनाई जाती हैं, जिसे स्त्रियाँ शादी के शुभ अवसर पर पहनती हैं और विशेष उत्साह और उल्लास के साथ रहती हैं। आजकल पटोला वस्त्रों का निर्माण भारत के अन्य स्थानों पर, जैसे कि अन्य स्थानों पर भी इसका निर्माण किया जाने लगा है। सूरत, बंबई, अहमदाबाद और उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में पटोला का निर्माण किया जाने लग गया है। सबलपुर, समकपुर की साड़ियाँ भी पटोला डिजाइन के आधार पर बनने लगी है। यहाँ पर जो साड़ियाँ बनती हैं वो भी पटोला के आधार पर साड़ियाँ बनने लगी हैं। साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, चादर, बेडशीट आदि भी इस तकनीक से बनाए जाते हैं। पटोला वस्त्र अद्वितीय कलाकृति एवं अनूठे कौशल का उत्कृष्ट नमूना होता है।
बुनकर अत्यंत कठिन मेहनत के बाद इसे बनकर तैयार करते हैं। अटूट धैर्य होता है, अधिक मेहनत होती है और लगन से इसको बनाते हैं। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती है। ये पूछते हैं कि पटोला साड़ी किससे बनती है, तो सिल्क के धागों से बनती है। सिल्क के धागों से पटोला साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके लिए पहले ताने एवं बाने के धागों को हल्के रंगों से रंग लिया जाता है। पहले क्या करते हैं, इसमें पहले ताने और बाने के जो धागे होते हैं उनको हल्के रंगों से रंग लिया जाता है। इसके बाद इन धागों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार किए जाते हैं। यानी वाप और वैक्स को लाइट कलर से रंग के और इनको जमीन पर बिछाकर फिर इनसे डिजाइन्स बनाए जाते हैं, नमूने बनाए जाते हैं तथा नमूनों के अनुसार रेखाएं बना ली जाती हैं और उसके पश्चात नमूने के अनुसार धागों को जगह जगह से बांध दिया जाता था तथा वांछित रंग में डालकर धागों को रंग लिया जाता था। धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया बांधनी की तरह ही की जाती थी। जैसे बांधनी में हमने टाई एंड डाई में किया था, वैसे ही क्या है इसमें भी वैसे ही करते हैं। रंगने बांधने की प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार कई बार तक दोहराया जाता था, जब तक कि वांछित रंग व शेड्स नहीं प्राप्त हो जाते, उनको बार बार रंगा जाता है। सबसे अंत में गहरे धागों को रंगा जाता है। गहरे रंगों को लास्ट में रंगा जाता है। आपको बताया कि पहले लाइट कलर्स करते हैं, फिर लास्ट में डार्क कलर्स किए जाते हैं। धागों को रंगने के बाद इन्हें छाया में ही सुखाया जाता है। इसके बाद वीवर्स जो बुनकर होते हैं नमूने के अनुसार ही धागे को क्रम में व्यवस्थित करते जाते हैं, उनको लगाते जाते हैं। अब नमूने के अनुसार अत्यंत सावधानी पूर्वक वस्त्र की बुनाई की जाती है। पटोला वस्त्र तैयार करने में काफ़ी समय, शक्ति और स्मृति यानी मेमोरी और सृजनात्मकता, कल्पना इत्यादि का आवश्यकता होती है। नमूना तैयार करना, रंगों का क्रम निर्धारित करना, शेड्स बनाना, धागों को रंगना और नमूने का मिलान करना इत्यादि प्रक्रिया आवश्यक होती है इसमें वस्त्र को तैयार करने में। पटोला वस्त्र, कुछ पटोला वस्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में मंत्र भी लिखे जाते हैं। पटोला वस्त्र पर मंत्र भी लिखे जाते हैं, जिसे पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ उसको पहनते हैं। धार्मिक अवसरों पर पुरुष द्वारा पहने जाते हैं। यह सूती के धागों से बना होता है, जिसे धोती कहते हैं। मलमल के धागों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, धोती कहते हैं, जिन्हें पुरुष द्वारा पहना जाता है। तो ये था हमारा पटोला। पटोला के बाद में हम करेंगे ब्रोकेड करेंगे। ब्रोकेड भी क्या है, परंपरागत वस्त्र के अंतर्गत आता है। ब्रोकेड है ब्रोकेड अंग्रेजों द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। अंग्रेजों द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कम ख्वाब कहा जाता था। प्रारंभ में जो वस्त्र होते थे, जो ब्रोकेड वस्त्र थे, उनको कम ख्वाब के नाम से जाना जाता था। ब्रोकेड वस्त्रों की संपूर्ण जो सरफेस होती है, उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, पूरी जो पृष्ठभूमि होती है वो रेशमी
धागों से निर्मित होती है। संपूर्ण पृष्ठभूमि रेशमी धागों से निर्मित होती है तथा सोने चांदी के महीन तारों से इसको आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं, नमूने बनते हैं। पृष्ठभूमि पर पूरे पे रेशमी धागे होते हैं और सोने चांदी से इस पर डिजाइन, सोने चांदी के जो तार होते हैं उनसे इनके ऊपर डिजाइन बनते हैं। वस्त्रों को सोने चांदी के तार में इस प्रकार से सजाया जाता है जिसकी भीतरी सतह पूर्णतः छिप जाती है। जो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो पूर्ण रूप से इन तारों के द्वारा छिप जाती है, नमूनों के द्वारा छिप जाती है। इसीलिए और ऊपरी सतह पर सुनहरे रुपहले नमूने ही दिखाई देते हैं, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर जो थ्रेड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनसे क्या है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक चमकते हुए दिखाई देते हैं। पहले ब्रोकेड वस्त्र काफी बहुमूल्य होते थे। इन वस्त्रों का उपयोग केवल राजा महाराजाओं, जो राजा महाराजा थे उनकी रानियां, महारानियां तथा सामंतों द्वारा ही मुख्य रूप से इन वस्त्रों का ब्रोकेड का प्रयोग किया जाता था। गुजरात, अहमदाबाद, एवं बनारस ब्रोकेड वस्त्र के लिए प्रमुख रूप से ये फेमस हैं। इन जगह पर ब्रोकेड वस्त्र गुजरात, अहमदाबाद और बनारस में मुख्य रूप से ब्रोकेड वस्त्र निर्माण के लिए ये काफी प्रसिद्ध जगह है। परंतु आजकल इन वस्त्रों का निर्माण देश के अन्य शहरों में भी, अन्य जगह पे भी इन वस्त्रों का निर्माण किया जाने लग गया है। अब ब्रोकेड वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण एवं अलौकिकता से परिपूर्ण होते हैं। बनारसी साड़ियाँ आज भी काफी लोकप्रिय तथा शादी विवाह के शुभ अवसरों पर ये पहनी जाती हैं। नव विवाहिता के लिए साड़ियाँ मंगलमय एवं शुभ मानी जाती है। जो नव विवाहित दुल्हन होती है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। स्त्रियाँ इसे सहेज कर अपने पास संभाल कर रखती हैं तथा तीज त्योहारों या अन्य उत्सवों पर उन साड़ियों को पहनना पसंद करती हैं। ये साड़ियाँ सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। आप देखते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल ये साड़ियाँ हैं, ब्रोकेड है, बनारसी है, तो इनको बनारसी साड़ियाँ भी बोलते हैं। तो आप देखते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एक्ट्रेस है रेखा है, इस टाइप की जो भी रेखा को आपने देखा होगा कि मोस्टली वो ब्रोकेड या बनारसी साड़ियाँ पहने हुए दिखती हैं। मोस्टली ट्रेडिशनल साड़ियों को ही वो पहनती हैं। अब ब्रोकेड कई प्रकार का होता है। ब्रोकेड वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम ख्वाब, एक आपको बताया कम ख्वाब, कम ख्वाब हो गया। दूसरा है आब ए रवा, आब ए रवा, आब ए रवा, आब ए रवा। और इसमें और आ जाएगा हमारा हिमरस तथा आमरस। हिमरस और आमरस, और इसके अंदर आ जाएगा पाठान। तो ये क्या है? पटोला के ही वस्त्रों के नाम है। कम ख्वाब, आबे रवा, हिमरस तथा आमरस और पाठान। कम ख्वाब यानी किम ख्वाब भी कहा जाता है, इसका शाब्दिक सोपन के समान सुंदर इसे कहा जाता है। सोपन के समान सुंदर।
के समान सुंदर इसको कहा जाता है। सपनों यानी सपनों से कम नहीं, कम ख्वाब को सोपन के समान यानी सोपन से सपनों से कम नहीं, इसी नाम से इस वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण और अलौकिकता एवं वैभवशीलता का सहज ही अनुमान लगाया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से वस्त्र की सतह पर उभरे उभरे नमूने बने होते हैं। कम ख्वाब पर उभरे हुए नमूने बने होते हैं। आबे रवा को क्या कहते हैं? कम ख्वाब की तरह ही ब्रोकेड के कुछ वस्त्रों को आबे रवा कहा जाता है, नाम दिया गया है। आबे रवा का जो मतलब है आपको कल भी बताया था, बहता पानी होता है। आबे रवा होता है बहता पानी। आबे रवा यानी बहता पानी। अतः ये वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर होते हैं और इन वस्त्रों पर बहते पानी के समान दिखाई देते हैं जो नमूने होते हैं, इसीलिए इनको आबे रवा के नाम दिया गया है। ये इनमें भी आबे रवा वस्त्र भी रेशमी धागों से निर्मित होते हैं जिस पर सोने चांदी के डिजाइन नमूने बने होते हैं। आज भी ब्रोकेड के ये वस्त्र काफी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। बनारस, अहमदाबाद एवं सूरत के इन वस्त्रों का अधिक निर्माण होता है। साड़ी के बॉर्डर एवं आंचल को विशेष रूप से सजाया जाता है। आबे रवा में साड़ी का जो बॉर्डर और जो आंचल होता है यानी पल्लू जो होता है उसको विशेष रूप से सजाया जाता है। अगला है हिमरस तथा आमरस। औरंगाबाद, हैदराबाद में निर्मित वस्त्रों को औरंगाबाद यानी हैदराबाद में ये जो हिमरस और आमरस जो वस्त्र है ब्रोकेड का, ये औरंगाबाद यानी हैदराबाद के औरंगाबाद में बनाया जाता है। हिमरस संस्कृत के रूपांतरित शब्द हिमरू से लिया गया है। ये हिमरू से लिया गया संस्कृत का रूपांतरित शब्द है हिमरू, उससे लिया गया। हिमरस दो शब्दों के मिलने से बना है। हिम का शाब्दिक अर्थ है बर्फ, अतः उपभोग के अनुसार ही इस वस्त्र को हिमरोस कहा गया है। ये वस्त्र सर्दियों में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं। सर्दियों में पहनने के लिए ये वस्त्र उपयुक्त होते हैं, सर्दियों में पहने जाते हैं ये वस्त्र। हिमरस का शाब्दिक अर्थ आपको बताया बर्फ, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बर्फ होता है और इसको इसी के आधार पर पहनने के आधार पर ही इसको बर्फ नाम दिया गया, यानी ये सर्दियों में पहना गया है इसलिए इसको बर्फ का शाब्दिक अर्थ है। सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्रों पर और रेशमी धागों से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते हैं। हिमरस वस्त्रों को जब केवल सिल्क के धागों से ही तैयार किया जाता है तो उसे आमरस कहते हैं। आमरस वस्त्रों के निर्माण के लिए बनारस यानी जब इसमें केवल सूती धागों ये तो हिमरस किस पर बनाया जाता है? सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से बनाया जाता है और इनको केवल सिल्क के धागों से तैयार किया जाता है। आमरस को सिर्फ सिल्क के धागों से तैयार किया जाता है। ये जो वस्त्र है आमरस है वो कहाँ पर बनते हैं? बनारस, सूरत और अहमदाबाद में ये वस्त्र काफी प्रचलित होते हैं। हिमरस एवं आमरस वस्त्रों में से पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए परिधान बनाए जाते हैं। दोनों के लिए इनसे परिधान गारमेंट्स ड्रेसेस बनाई जाती हैं और जैसे अचकन, लहंगे, चोंगे, अचकन है, लहंगे हैं और इसमें लहंगे होते हैं, चोगे होते हैं, अंगरखे, टोपी,
ब्लाउज इत्यादि इनसे बनाए जाते हैं। और इनके अलावा ये राज दरबार जो होते हैं, जो राजाओं के दरबार है, उसमें कुशन, उनके पर्दे, खिड़कियों के पर्दे होते हैं, राज्य सिंहासन आदि के लिए कपड़े वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये जो वस्त्र हैं हिमरस और आमरस, ये धनाढ्य वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। आजकल हिमरस एवं आमरस सर्दियों में आमरस वस्त्रों का निर्माण औरंगाबाद में भी होता है, परंतु इन वस्त्रों में पहले की तरह सौंदर्य, आकर्षण, वैभवशीलता एवं अलौकिकता देखने को नहीं मिलती है। जितने भी ट्रेडिशनल जो भी चीजें चली आ रही हैं, जैसे कि आपको बताया कि हिमरस और आमरस है वो कम ही देखने को मिलती हैं। तो ये है हमारा ब्रोकेड का। अब अगला है, इसमें एक और रहता है हमारा पाठथान होता है। पाठथान यानी वफ्त भी कहा जाता है। पाठथान को क्या कहते हैं? वफ्त। इसे वफ्त भी कहते हैं इसको। और यह भी एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र होता है, जिसमें मुख्य रूप से रंगीन सिल्क के धागों से का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। कलर्ड सिल्क के थ्रेड्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से मिलते जुलते होते हैं। पाठथान है वो कम ख्वाब से मिलते जुलते हुए होते हैं, परंतु इनमें नमूने कम होते हैं और सामने चांदी का तारों का प्रयोग भी कम होता है। इसमें नमूने अधिक होते थे और सोने चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके अंदर सोने चांदी के तारों का कम प्रयोग करते हैं और इसके अंदर जो मोटिफ होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, वो भी कम होते हैं। और ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से वजन में हल्का एवं मूल्य कम होता है। कम ख्वाब से इनका वजन कम होता है और इसका मूल्य भी कम होता है। इनका मूल्य कम होता है, इसलिए इन वस्त्रों का प्रयोग अधिक होता है। ये वस्त्र ब्लाउज, लहंगे, अचकन, चोगा, अंगरखा, टोपी आदि बनाए जाते थे। वस्त्र की चौड़ाई कम होती थी, जो सामान्यतः 20 से 30 इंच इसकी चौड़ाई रखी जाती थी। पाठथान वस्त्रों का निर्माण अभी भी होता है, परंतु इनमें पहले की तरह आकर्षण, सौंदर्य और जो अलौकिकता पहले देखने को मिलती थी वो आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो ये था हमारा ब्रोकेड वस्त्र। अब अगला है पीतांबर। पीतांबर भारत के दक्षिणी में हैदराबाद के पैठण नामक स्थान पर, हैदराबाद के पैठण नामक स्थान पर निर्मित किए जाते हैं, इसीलिए इसे पैठनी कहते हैं। इसे पीतांबर को पैठनी कहा जाता है। यह सिल्क के धागों से बना जालीदार वस्त्र होता है। यानी देखने में ये सिल्क के धागों से बना होता है और ये जालीदार वस्त्र होता है। जालीदार जाली की तरह दिखाई देता है, जिसमें मुख्य रूप से लाल और नारंगी रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी पैठनी जो होती है, इसे पैठनी के नाम से जानते हैं। पैठनी जो होती है वो लाल और नारंगी जो मुख्य रंग है, इन रंगों का उपयोग इसके अंदर अधिक होता है।
सर्दियों में पैठनी साड़ियाँ अपने सुंदर अलौकिकता, वैभव और आकर्षण एवं इसमें उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध थी। सर्दियों में इसका पैठनी का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये सिल्क के धागों से बनी होती थी, जिस पर अत्यंत महीन एवं पतले सोने और चांदी के तारों से नमूने बनाए जाते थे। वस्त्र तो सिल्क का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर सोने चांदी के तारों से इसमें डिजाइन्स या मोटिव्स बनाए जाते थे। साड़ी के आंचल और बॉर्डर पर अलग से डिजाइन बनाए जाते हैं और बाद में साड़ी से सिलकर इनको जोड़ दिया जाता था। इसका जो बॉर्डर और जो पल्लू होता है वो अलग से तैयार किया जाता था और इनके साथ में वो फिर बाद में जोड़े जाते थे। तो पूरी साड़ी क्या थी, 3 हिस्सों में बनती थी। बॉर्डर और पल्लू अलग बनते थे और बाद में उनको इसके साथ में अटैच कर दिया जाता था। साड़ियाँ चटक रंगों की होती थी, जिसमें खासकर लाल, पीला, नारंगी रंगों के धागों का प्रयोग किया जाता था। साड़ियों पर सोने चांदी के तारों से चौकोर नमूने बनाए जाते थे। इसके अंदर मोस्टली चौकोर नमूने बनते थे। बीच के रिक्त स्थानों पर बतख भर दिया, जैसे चौकोर डिजाइन उसके अंदर बना देते थे। बॉक्सेस इस टाइप से बना दिया, इस टाइप से इसमें बना देते थे, तो उनके अंदर मोटिफ बनाए जाते थे, इसमें डिजाइन्स बनाए जाते थे। इनके अंदर यहाँ पर डिजाइन्स बना देते थे। साड़ियों पर इनके बीच में जैसे कि हंस बना दिया, मोर बना दिया और कई प्रकार के जैतून की पत्तियां हैं, इस प्रकार से इनके ऊपर बना देते थे। जैसे फूलदान, रंग, बगीचे, फूल, पत्तियां, गमले इत्यादि। साड़ी के बॉर्डर एवं पल्लू भी गहरे रंगों से बनाए जाते थे। इसके जो बॉर्डर और पल्लू थे वो डार्क कलर से बनाए जाते थे, जिस पर लाल, नीले तथा सफेद रंग के सिल्क के धागों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए जाते थे। अगली जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है वो है हमारा कलमदार। जो पीताम्बर जो वस्त्र थे उनका प्रयोग पुरुषों के द्वारा भी किया जाता था। पुरुषों के द्वारा भी पीताम्बर वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जो धार्मिक उत्सव वगैरह होते थे, कोई कार्यक्रम होता था, अनुष्ठान वगैरह होते थे, तो उनमें पीताम्बर वस्त्र पुरुषों के द्वारा पहना जाता था। आजकल क्या है, पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। जो पीताम्बर वस्त्र है आजकल उनका निर्माण नहीं होता है। अगला इसके अंदर है हमारा कलमदार। कलमदार यह है वस्त्र बाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। बाटिक का ही पुरातन रूप है यह, जिसमें सूती वस्त्रों पर कलम से, सूती वस्त्रों पर कलम तथा ब्रश से नमूने के उन भागों पर पिंगला मोम चढ़ा देते थे। बाटिक में भी क्या करते थे, मोम को पिघलाकर उसके ऊपर जहां हमें कलर्स नहीं चाहिए वहां पर मोम डाल देते थे। इसके अंदर भी पिघला मोम चढ़ा देते थे तथा जिन्हें रंग से बचाना होता था, जिस भाग को रंग से बचाना होता था उस भाग पर इसमें भी क्या कर देते हैं, पिघला मोम डाल देते हैं। इस तरह कला आज की बाटिक कला से मिलती जुलती कला है। कलमदार को पालमपुरी भी कहा जाता है। तो कलमदार है उसको पालमपुरी भी कहा जाता है। इसको पालमपुरी भी कहा जाता है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हल्की गुलाबी होती थी, जिस पर लाल रंग के नमूने बनाए जाते थे। हल्की गुलाबी के ऊपर
जो इसका बेस है हल्का गुलाबी होता है और इसके ऊपर रेड कलर से मोटिव्स बनाए जाते हैं। नमूने में फूल, पत्तियां, पक्षी, पशु पक्षी हो गए, मानव की कला आकृतियां इत्यादि इसके ऊपर बनाई जाती थी, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोग पहनते थे। कलमदार जो वस्त्र थे दोनों ही धर्मों के लोग इनको पहनते थे और इनका प्रयोग करते थे। और पूजा, कलमदार वस्त्रों का प्रयोग पूजा पाठ, जो धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता था। भगवान के मुकुट में भी कलमदार वस्त्रों को इनको सजाया जाता था। कलाकार सूक्ष्म से सूक्ष्म वितरण को भी आकर्षक आश्चर्यजनक रूप से वस्त्र पर अंकित कर देते थे। इसके अतिरिक्त नमूने में रंग बिरंगे फूल पत्तियां बनाए जाते थे, जिससे संपूर्ण वस्त्र की एक पुष्प वाटिका के समान प्रतीत होते थे। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। इसमें हमने ढाका का मलमल किया, ढाका की साड़ी की, बालूचर चंदेरी साड़ियाँ की, बालूचर की साड़ियाँ की, पटोला किया, बांधनी किया हमने, इसके अंदर हैदराबाद की पैठनी की, और इसके अंदर हमने ब्रोकेड किया, और कलमदार जो हमारा लास्ट था तो इनको किया। तो ये थे हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हमारे इतने ही। अगली क्लास में हम भारत के परंपरागत कढ़ाई के एम्ब्रॉयडरीज की बात करेंगे कि इंडिया में कितने प्रकार की कढ़ाइयाँ होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।